Part 3 of our quick revision series of the chapter Cell, the Unit of Life. Here we have to discuss about prokaryotic cell. So prokaryotic cell के बारे में सबसे पहले यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. ये 4 टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है. पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा ये 2 अलग अलग है. पीपीएलओ जो है इज़ अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा. ये दोनों सेम नहीं है. पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये हमें निमोनिया कोज कर सकता है. जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉलर होती है एंड वो मल्टीप्लाई करती है मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. फिर यहाँ पे ये लिखा है कि बहुत सारी शेप एंड बहुत सारे साइज एक प्रोकैरियोटिक सेल की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म. फिर बैक्टीरिया की हमें मेनली 4 शेप्स मिलती है, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम. फिर यहाँ पर ये लिखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल वेरी करती है शेप्स, साइज एंड फंक्शंस में. मतलब मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सारी शेप्स में मिलती हैं, फिर भी हम स्ट्रक्चर तो एक सेल का एक ही बनाते हैं ना. मतलब एक सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर सेल वॉल भी होगा, फिर यहाँ पे एक डीएनए भी होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगी जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, एक साइटोप्लाज्म होगा, फिर यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो हम ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाते हैं जो कि हर एक शेप की सेल के लिए वैलिड है. मतलब कोई भी एक सेल की कोई भी शेप हो हम यही वाला डायग्राम बनाते हैं क्योंकि फंडामेंटली जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है. भले ही शेप अलग अलग हो जाए, फंक्शन अलग अलग हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर सबका फंडामेंटली सेम ही रहेगा. हर किसी में न्यूक्लियस है, हर किसी में साइटोप्लाज्म है, हर किसी में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है. तो बस इसका यही मतलब है. फिर सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल के पास एक सेल वॉल भी होता है, जैसे प्लांट सेल में होता है ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सेल वॉल होती है. उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. और माइकोप्लाज्मा इज एक्सेप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन विच सेल वॉल इज़ एब्सेंट. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हम इसको प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं. मतलब ये जो है अपनी शेप को चेंज कर सकता है. अभी माइकोप्लाज्मा ऐसे दिख रहा है, फिर माइकोप्लाज्मा थोड़ी देर बाद ऐसे दिखेगा क्योंकि इसके पास रिजिड सेल वॉल ही नहीं है. ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अपनी जो शेप को ये चेंज कर सकती है. फिर बोला गया है यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक सेमी फ्लूइड है जो कि हर एक सेल में मिलता ही मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो. फिर प्रोकैरियोटिक सेल में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस तो है, डीएनए भी है, क्रोमोसोम भी है, लेकिन क्या नहीं है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियस के ऊपर जनरली न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियस जो है 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में. यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड है, मतलब नंगू पंगू सा है. देखो यूकैरियोटिक सेल में ये एक न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे क्रोमोसोम मिलता है एंड क्रोमोसोम में क्या होता है, हमारा डीएनए होता है. तो न्यूक्लियस पे मैंने क्या बनाया, ये एक मेम्ब्रेन बनाई है, यानी कि इस डीएनए के ऊपर ये कवरिंग होगी ना. प्रोकैरियोटिक सेल में तो डायरेक्ट इस टाइप से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, इसके ऊपर कोई कवरिंग है ही नहीं. ये न्यूक्लियस है, सपोज यहाँ पे कवरिंग होनी चाहिए थी, ये है ही नहीं, ये नहीं है, इसलिए ये एक्सपोज्ड है. ये जो है एक्सपोज्ड है किससे, साइटोप्लाज्म में, इसलिए ये नेक्ड है. यहाँ पे नेक्ड वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये एनवलप नहीं है बाय एनी सेल, एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अच्छा, फिर इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए जो कि सिंगल क्रोमोसोम या फिर सर्कुलर डीएनए भी जिसको हम बोलते हैं, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए होता है जो कि डबल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है. ये इसका मेन डीएनए जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं. इसके अलावा भी प्रोकैरियोटिक सेल में एक डीएनए मिलता है, इसके अलावा भी, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, लेकिन मेन नहीं है. ये है मेन डीएनए जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं ऑफ प्रोकैरियोट्स का. इसका नाम है न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब ये मेन में नहीं है, ये मेन से थोड़ा सा बच गया है तो एक्स्ट्रा बोल दिया इसको.
तो प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए होता है जिसको हम सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, और इसके अलावा भी प्लाज्मिड मिलता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये जो लाइन है ना, ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब आप बायोटेक वाली क्लास 12th की यूनिट पढ़ोगे। बेसिकली इसमें मतलब ये है कि मैंने आपको कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में 2 डीएनए हैं, एक तो मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। एक न्यूक्लियोइड है, एक प्लाज्मिड है। तो जो प्लाज्मिड है ना, जैसे ये एक प्लाज्मिड है, हम क्या करते हैं कि इस प्लाज्मिड का यहाँ से छोटा सा टुकड़ा ब्रेक कर लेते हैं, ये हमने हटा लिया। फिर इसकी जगह पे हम जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम जो चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी जीन चली जाए जो इस प्लाज्मिड के पास है या फिर किसी और प्लाज्मिड के पास है। तो हमने क्या किया, उस प्लाज्मिड से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और इस वेक्टर प्लाज्मिड में यहाँ पे ऐड कर दिया, और फिर हम इस पूरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके साथ ये जो जीन का टुकड़ा है ये भी मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके ये आरएनए बनाएगा, तो आरएनए प्रोटीन बनाएगा, एंड फिर इसमें जो फिनोटिपिक कैरेक्टर हम देखना चाह रहे थे वो आ जाएंगे। ये सब आपको बायोटेक वाली यूनिट में ज़्यादा समझ में आएगा। बस यहाँ पे ये मतलब है कि प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं विद फॉरेन डीएनए। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म में किसी और का डीएनए डालना है, फॉरेन डीएनए डालना है, तो हम यहाँ पे प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर। हमें इस डीएनए को इस ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो इसे डालने के लिए जो रास्ता है, जो कैरियर है, वो है प्लाज्मिड। वो होता है यहाँ पे प्लाज्मिड, जिसका हम एक टुकड़ा काट के, इसका हम एक टुकड़ा काट के इस टुकड़े की जगह ये डाल देते हैं, फिर इस पूरे को डाल देते हैं जो कि आगे जाके इसमें मल्टीप्लाई करता है एंड प्रोटीन बनाता है, और जो हमें इसमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होती है, एक्सेप्ट राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। फिर प्रोकैरियोट्स के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, एक यूनिक चीज़ होती है जो कि है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ ऑफ कोर्स ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगी। ये क्या होती है ना, ये एक तरीके से स्टोरेज बॉडी होती है। मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें बहुत जगह ना ऐसे फोस्फेट पड़ा हुआ है, तो ये फोस्फेट इकट्ठा हो जाता है, ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है, एंड एक बॉडी से हमें लगता है कि एक बॉडी है, तो इसी को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इंक्लूजन बॉडी जो है बस एक ऐसे ही एक स्टोरेज बॉडी है। बहुत सारे फॉस्फेट मिल करके एक इकट्ठे हो गए जिसको हमने बोल दिया ये फॉस्फेट बॉडी है। बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मिल करके किसी चीज़ के इकट्ठे हो गए हैं तो वे एक अलग ग्रेन्यूलर बॉडी है। तो मतलब कि बस यही है, इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज बॉडी होती है। चीज़ें इकट्ठी हो गई एक बॉडी सी बन जाती है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये भी हम इस आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। Then a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. These are essentially infoldings of cell membrane. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। तो ये क्या होती है ना, ये इनफोल्डिंग्स बना सकती है। मतलब ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो सकती है, बहुत सारी शेप्स में ये फोल्ड हो सकती है, किसी भी शेप में ये फोल्ड हो सकती है और बना सकती है मीजोजोम। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मीजोजोम बोलते हैं, यानी कि अंदर की तरफ को इनर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मीजोजोम बोलते हैं। और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है ना, ऐसे इनफोल्डिंग्स हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की और इसके ऊपर कुछ पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, तो इसी को हम क्रोमैटोफोर्स बोल देते हैं। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स इनर साइड इज मीजोजोम, एंड विद इनफोल्डिंग्स के साथ क्या है, पिगमेंट्स भी एसोसिएटेड है, तो उसको हम क्रोमैटोफोर बोल देते हैं। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ एसोसिएटेड विद पिगमेंट्स इज रेफर्ड एज क्रोमैटोफोर, और अगर पिगमेंट्स नहीं है तो वो मीजोजोम हो जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और इनका साइज़ दे रखा है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। फिर एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। इससे पहले
वीडियो में जब मैंने आपको कहा था कि एक बैक्टीरिया की लेंथ होती है 305 माइक्रोमीटर, लेकिन यहाँ पे साइज़ लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो वो लेंथ के बारे में, ये साइज़ के बारे में। यूजुअली जो साइज़ होता है वो लेंथ से छोटा होता है। जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी लेंथ है। अगर मैं फोल्ड हो जाऊँ, अगर मैं ऐसे गोलू मोलू से स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाऊँ तो ये मेरा साइज़ हो जाएगा। तो अगर एक बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर है तो उसका साइज़ यूजुअली उससे कम ही होगा। तो यहाँ पे साइज़ की बात हो रही है। सो अगर पूछा जाए बैक्टीरिया की लेंथ, 3 से 5 माइक्रोमीटर और साइज़ 1 से 2 माइक्रोमीटर। PPLO का साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज़ 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है।